अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राखिल हसन गुमन। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना है और आज से 48 घंटे पहले तक भारतीय मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नजरों में पाकिस्तान भारत वाला मुकाबला जो है वो जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर पहले पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अफगानिस्तान को जेर किया, उसके बाद यूएई की जो एक बड़ी स्ट्रांग समझे जाने वाली टीम थी जिसने शारजा के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज अपने नाम की थी, उसको पाकिस्तान ने जनाब चारूशाह ने चित करके जो एक धाक बिठाई है, उसको देखते हुए यह कहा जा रहा है कि 14 सितंबर को पाकिस्तान एशिया कप का जो अहम तरीन मुकाबला है वो भारत से जीत जाएगा। पाकिस्तान के 3 बैट्समैन और 2 बॉलर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर सरखरू करेगी। सो वो 3 बैट्समैन कौन से हैं और 2 बॉलर्स कौन से हैं, और इंटरेस्टिंगली जो 2 बॉलर्स का नाम लिया जा रहा है उनमें शाहिन शाह अफरीदी का नाम शामिल नहीं है। सो ऑल इन ऑल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से पहले इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया, भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर क्या चल रहा है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एक कमजोर कड़ी इस ट्राई नेशन सीरीज के पहले 2 मैचेस के अंदर देखने को मिली है, इसको देखते हुए बाबर आजम के हवाले से यह गुफ्तगू की जा रही है कि जनाब उनको पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसके अंदर जगह मिलनी चाहिए और फखर जमान जो है उनको बाबर आजम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। सो अब अगर बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम में आना है तो पाकिस्तान किस तरह से उनको कमबैक करवा सकता है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ये सोच रही है कि जनाब बाबर आजम के नाम के ऊपर चूंकि हमने क्रॉस लगा दिया तो फिर पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, क्या पाकिस्तान फखर जमान जो नंबर 3 पर खेल रहे हैं उनको नीचे पुश करके किसी और बैट्समैन को ऊपर भेज सकता है, और वो बैट्समैन कौन सा हो सकता है, फखर जमान फिर आइडियली किस पोजीशन के ऊपर बैटिंग कर सकते हैं, ये भी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट है मेरी। नंबर 1 यूजुअल रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है, और अगर आपको जनाब वीडियो पसंद आ रही है या आप डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर भी जो कमेंट सेक्शन है ना वहां पर अपने जो आपका कीमती फीडबैक है ना वो लाजमी शेयर करना है, और आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि मैं नॉर्मली जनाब ये बात नहीं करता था ड्यूरिंग वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन चूंकि मेरे चैनल की रीच डाउन हुई तो अब जनाब बेहतरीन हाल यही है कि आप लोग कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल जो है वो दोबारा से जो अपना प्राइम था उसके ऊपर पहुंचे। इसके अलावा जो दूसरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि जनाब राइट नाउ जिस जगह पर बैठकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां से तकरीबन 12 से 13 मिनट का फासला है दरियाए चनाब का, और पिछले दिनों भी जो सिचुएशन थी वो बड़ी खराब हुई। अगर आप लोगों ने न्यूज देखी है तो माजरा कलां का बार बार जिक्र किया जा रहा था, वहां पर जिस अंदाज में 6 लोग जो हैं एक ही फैमिली के जनाब सैलाब की नजर हुए, बाद में उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर हुई, फिर एडिशनली एक और जवां मर्द जो था वो भी सैलाब की नजर हुआ था। सो ये हमारा इलाका है, और अगेन जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक दरिया चनाब के अंदर 8 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो भारत की जानिब से छोड़ा गया है, और अगेन ये कहा जा रहा है कि तबाही जो है वो फैल सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप दरिया चनाब के इर्द गिर्द रहते हैं तो आप महफूज मकाम जो हैं वहां पर आप मुंतकिल हो जाएं, और दूसरा हमारे लिए दुआ करें और हमारे जो साथ वाले गांव हैं उनके लिए भी दुआ करें ताकि वहां पर ज्यादा जो जानी नुकसान है वो ना हो सके, और माली नुकसान आप लोगों को अगर इल्म नहीं है तो मैं बता दूं कि जनाब जानवर जो हैं वो भी इस सैलाब की नजर हुए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। सो आप लोगों की जो दुआ है उसकी बड़ी अशद जरूरत है। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है, जो मेरे व्यूवर्स इंडियन पंजाब से देख रहे हैं वहां पर क्या सिचुएशन है ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा। अब आते हैं जनाब क्रिकेट रिलेटेड स्टोरीज की जानिब, और सबसे पहले अगर बाबर आजम के ऊपर बात की जाए तो बाबर आजम के ऊपर एक इल्जाम 2024 के आगाज के साथ ही लगना शुरू हुआ था कि बाबर आजम का T20 क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट बड़ा थोड़ा है, और बाबर आजम अपनी जो ओपनिंग पोजीशन है उसकी कुर्बानी नहीं दे रहे। जब मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम के
डायरेक्टर बने थे, तो उस वक्त हर मीडिया के ऊपर ये बात हो रही थी। कई लोगों ने फिर लिंक अप किया कि मोहम्मद हफीज जो हैं वो में भी बाबर आजम को पसंद नहीं करते, बाबर आजम के हवाले से वो समझते हैं कि अभी वो मजीद T20 क्रिकेट खेल सकते थे मोहम्मद हफीज, लेकिन बाबर आजम जो है उन्होंने उनको दीवार के साथ पुश किया था। सो चीजें वहां पर कड़ी से कड़ी मिलाकर बयान की गई थी। लेकिन 2024 में जब बाबर आजम को अगेंस्ट न्यूजीलैंड वन डाउन पोजीशन के ऊपर धकेला गया था ना, तो उसके साथ ही बाबर आजम का एक नया रूप हमें देखने को मिला था और नंबर 3 पोजीशन के ऊपर बाबर आजम ने फिर तबाही मचाई थी। लेकिन अब नंबर 3 पोजीशन पर पाकिस्तान फखर जमान को ट्राई कर रहा है और फखर जमान के जनाब जो नंबर 3 के ऊपर स्टार्ट्स है ना, वो उनके इंतहाई बुरे स्टार्ट्स हैं। यानी कि एज एन ओपनर उन्होंने 134 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की हुई है और फिर नंबर 4 पोजीशन के ऊपर उन्होंने 156 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की हुई है और बेहतरीन एवरेज के साथ। लेकिन नंबर 3 पर उनकी एवरेज जो है वो सिर्फ 22.07 है और जो स्ट्राइक रेट है, कैरियर स्ट्राइक रेट, वो 116 का है। और राइट नाउ जो 2 मैचेस अभी ट्राई नेशन सीरीज के फखर जमान ने खेले जनाब नंबर 3 पोजीशन के ऊपर, वहां पर भी वो कंप्लीटली फेल नजर आए। सो अब अगर पाकिस्तान ये समझता है कि फखर जमान परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो पाकिस्तान बाबर आजम को इजीली इन कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि एक नजरिया ये भी है कि बाबर आजम के नाम के ऊपर क्रॉस लग गया, या शायद सलमान अली आगा ये समझते हैं, जो एक खबर मुबैना तौर पर सामने आई थी कि बाबर आजम उनके लिए खतरा हो सकता है और बाबर आजम के होते हुए उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर जो है वो पड़ सकता है। सो अगर बाबर आजम को नहीं लेकर आना, तो फिर सलमान अली आगा नंबर 3 पोजीशन के ऊपर खुद आ जाए। और सलमान अली आगा जब पाकिस्तान के T20 कैप्टन बने थे ना, तो उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि सलमान अली आगा ने शर्त रखी है कि उनको एज अ कैप्टन नंबर 3 पोजीशन के ऊपर बैटिंग करवाई जाए। सो अब एशियन कंडीशंस में सलमान अली आगा नंबर 3 पर एक बेहतरीन जो पिक है ना वो हो सकते हैं और फखर जमान को नंबर 4 पर स्लॉट इन कर लिया जाए, नंबर 5 पर हसन नवाज आ जाए। और हसन नवाज अगर नंबर 5 पर आता है और फखर जमान नंबर 4 पर खेलते हैं ना, तो फिर हसन नवाज के ऊपर भी प्रेशर कम हो सकता है। सो पाकिस्तान फिर जनाब जो 14 सितंबर है ना, उसको मजीद तबाही मचा सकता है अगेंस्ट इंडिया। और अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि नहीं जनाब हमने सलमान अली आगा को भी नंबर जो 3 है उसके ऊपर प्रमोट नहीं करना, तो फिर भाईजान कम से कम एक रहम करें कि मोहम्मद हारिस जिनको एज अ फिनिशर आपने एड ऑन किया हुआ है इस वक्त टीम के अंदर, उनको जनाब बाहर बिठाएं। साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा लें, जो अभी रिमेनिंग 2 मैचेस बचे हैं फाइनल से पहले ट्राई नेशन सीरीज के, इसमें तो एटलीस्ट ट्राई आउट कर सकते हैं ना। सो इन 2 मैचेस के अंदर ट्राई आउट करें और अगर आपको लगता है कि साहबजादा फरहान बेहतरीन अंदाज में विकेट कीपिंग कर सकते हैं, तो आप फिर जो नंबर 7 वाली स्लॉट है, यानी कि मोहम्मद नवाज के बाद वाली स्लॉट जहां पर मोहम्मद हारिस कर रहे हैं, वहां पर किसी फिनिशर को या फिर एडिशनल बॉलर जो है उसको खिला सकते हैं जो साथ हार्ड हिटिंग कर सकता हो, जस्ट लाइक जनाब मोहम्मद वसीम जूनियर। सो पाकिस्तान के लिए ये जो सेट है, ये जो कॉम्बो बनेगा, ये बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है और फिर पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो 14 सितंबर का मजीद हाई हो जाएंगे। इसके बाद जनाब अब अगर खास तौर पर 14 सितंबर के मैच की बात की जाए, तो जिस अंदाज में सलमान अली आगा, हसन नवाज और साइम अयूब ने ट्राई नेशन सीरीज के 2 मैचेस के अंदर बैटिंग की है और खास तौर पर मुश्किल वक्त के अंदर, क्योंकि जब पहला मैच था राशिद खान, मुजीब और उसके अलावा मोहम्मद नबी जो हैं वो डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां से जो राशिद खान है उनको 13वें ओवर के अंदर जो 2 छक्के आगा ने लगाए और उसके बाद मैच का पूरा पांसा पलटा। तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल चीज है कि जनाब हमारा कैप्टन जो है वो मुश्किल कंडीशन में स्पिनर्स के खिलाफ बड़ी हिटें लगाकर जो मैच है उसको टर्न कर सकता है। देन जनाब सेकंड T20 मैच के अंदर साइम अयूब जो हैं वो दूसरे एंड के ऊपर खड़े थे, लेकिन साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए। उसके अलावा जनाब फखर जमान जो हैं वो भी रन स्कोर नहीं कर पाए और कप्तान सलमान अली आगा भी रन नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर जनाब हसन नवाज ने थोड़ा सा टाइम लिया और दूसरे एंड के ऊपर जो अपनी नेचुरल गेम है वो साइम अयूब खेलते रहे। सो पाकिस्तान का जो अब अटैकिंग माइंडसेट है, ये पाकिस्तान के लिए कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है 14 सितंबर को। और भारतीय मीडिया को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान ने अब भारत वाली अप्रोच अपना लिया और यह हकीकत है। अगर हम ये ना भी कहें कि भारत वाली अप्रोच है, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि जनाब जो मॉडर्न डे अप्रोच है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान की करंट टीम के अंदर झलकती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान पावर प्ले के अंदर ही डोमिनेट और दूसरी टीम जो है ना उसको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करता है। दोनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर 50+ रन स्कोर किया। हाँ, विकेटें पाकिस्तान की जनाब ज्यादा जरूर गिरी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। एंड देन
पाकिस्तान की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें शाहिन शाह अफरीदी को क्रेडिट देना पड़ेगा, जो उन्होंने अपनी जनाब एक हमेशा से उनके साथ जो अटैच चीज थी कि अफरीदी आएगा, आते साथ पहली गेंद के ऊपर ही वो अर्ली स्विंग जो है वो तलाश करने की कोशिश करेगा और बिल्कुल बैट्समैन जो है उसको बैकफुट के ऊपर खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगेंस्ट अफगानिस्तान जो पहला ओवर शाहीन ने किया था ना, वो बिल्कुल जो शाहीन का स्कूल ऑफ थॉट है ना उससे डिफरेंट था और पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव चीज थी। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जनाब एस्पेक्ट समझा जा रहा है इंडिया वाले मैच का, वो शाहीन नहीं है बल्कि सुफियान मुकीम है। और सुफियान मुकीम की जो घूमती हुई गेंदें हैं और जो उनकी इकोनॉमिकल बॉलिंग है और जिस जनाब फेज में वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं ज्यादातर 10वें ओवर के बाद, तो बैट्समैन जो है वो मार धाड़ की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वहां पर आकर जो कंट्रोल है वो हासिल करना और दूसरी टीम जो है उसको बैकफुट पर पुश करना, ये पाकिस्तान के लिए और सुफियान मुकीम के पर्सनल जो कैरियर है उसके लिए जनाब बड़ी बेनिफिशियल चीज है। और सुफियान मुकीम के हवाले से कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का की प्लेयर, की बॉलर जो है वो 14 सितंबर को हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो हारिस रऊफ का है। और हारिस रऊफ की जब बात की जाती है तो विराट कोहली के जो मेलबर्न में 2 छक्के हैं वो सबको याद आते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हारिस रऊफ वर्सेस विराट कोहली या वर्सेस इंडिया देखा जाए तो हारिस रऊफ के स्टार्ट्स बुरे नहीं है T20 क्रिकेट के अंदर। लेकिन हमारे चूंकि जहनों के अंदर ये चीज बिठा दी गई है कि हारिस रऊफ को विराट कोहली ने मारा था और हारिस रऊफ तो बिल्कुल नल्ला प्लेयर है, तो भाईजान अभी 14 सितंबर को भी आप देख लीजिएगा कि हारिस रऊफ तो भाई मचाएगा। हारिस रऊफ को इन एशियन कंडीशंस में ये एक गुर हासिल हो चुका है और वो जो स्लो वन करता है ना, जो पिच के अंदर स्टिक होती है, वो हारिस रऊफ को बाकी बॉलर से कंपैरेटिवली हाई रैंक करवाता है। और पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ का परफॉर्म करना जनाब की मूवमेंट होगा 14 सितंबर का और पाकिस्तान जीतेगा। यही इस वक्त जनाब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी चल रहा है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।